खबरों की भीड़ में सच की पहचान और हर बड़ी खबर की सटीक पड़ताल के साथ आप सभी का स्वागत है डीडी न्यूज के इस खास शो न्यूज पंच में। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। न्यूज पंच में हम आपको बताएंगे दिन की सबसे बड़ी खबरें, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, तथ्यों, आंकड़ों और प्रमाणों के साथ समझेंगे हर खबर का हर एक पहलू, जानेंगे उसके मायने और समझेंगे उसका असर। देश के कोने कोनों से मौजूद रहेंगे हमारे संवाददाता, आपको देंगे ग्राउंड जीरो से हर अहम अपडेट, यानी हर खबर पर होगी पैनी नजर, हर मुद्दे पर होगी सटीक पड़ताल और हर सवाल का मिलेगा तथ्यों के साथ जवाब। चलिए न्यूज पंच की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जो 3 महत्वपूर्ण खबरें आज विस्तार के साथ हम आपको बताने वाले हैं, उन टॉप लाइंस का रुख कर लेते हैं। सबसे पहली खबर होगी भारतीय इतिहास जो रच चुका है आज स्पेस सेक्टर में। विक्रम-1 ने दिखा दी है नई राह और निजी क्षेत्र का सफल हो चुका है आगमन। कैसे स्पेस सेक्टर में आई है आज नई क्रांति, बताएंगे आपको मिशन आगमन के जरिए। इसके साथ जिस दूसरी बड़ी खबर पर नजर रहेगी वो है उत्तर प्रदेश सरकार के बड़े एक्शन का, जहां संभल में बुलडोजर एक्शन चला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन से पहले यहां बड़ा एक्शन हुआ है। सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण चल रहा था, जिस पर हुई है कार्रवाई। और तीसरी महत्वपूर्ण खबर रहेगी लद्दाख से जुड़ी हुई, जहां स्वच्छ ऊर्जा में भारत की जो छलांग है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि कार्बन न्यूट्रल लद्दाख की ओर कदम बढ़ रहा है इस समय भारत। कैसे ओएनजीसी का यहाँ कमाल देखने को मिला है, बताएंगे आपको। ये 3 महत्वपूर्ण खबरें न्यूज पंच में। चलिए पहली खबर के साथ शुरुआत कर लेते हैं, जब बताते हैं आपको एक एक उसका पहलू। आखिरकार भारत के अंतरिक्ष इतिहास में एक और बड़ा अध्याय जुड़ चुका है। पहली बार किसी भारतीय निजी कंपनी ने अपना ऑर्बिटल रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च कर इतिहास रच दिया है। हैदराबाद की स्पेस स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस ने श्रीहरिकोटा से विक्रम-1 रॉकेट का सफलतापूर्वक लॉन्च किया। मिशन आगमन नाम का यह मिशन सिर्फ एक लॉन्च नहीं है, बल्कि भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की नई उड़ान माना जा रहा है। इस उपलब्धि के साथ भारत उन चुनिंदा देशों की कतार में शामिल हो गया है जहां निजी कंपनियां भी ऑर्बिटल रॉकेट विकसित और लॉन्च करने में सक्षम है। तो अंतरिक्ष में दिख रही है आत्मनिर्भर भारत की ये पहचान, जहां निजी स्पेस सेक्टर की ऊंची उड़ान आज देखने को मिली है। श्रीहरिकोटा में लॉन्च हो चुका है विक्रम-1 और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी खास संदेश यहाँ सामने आया है। आखिरकार ये मिशन आगमन है क्या, आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे। उससे पहले कुछ तस्वीरें भी आपको यहाँ दिखानी जरूरी है जो मिशन आगमन से जुड़ी हुई हैं। विक्रम-1 की लॉन्चिंग पहली तस्वीर आप देख रहे हैं। साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह मौजूद थे। सॉलिड प्रोपल्शन फेज पूरा हो चुका है और साथ ही जश्न का माहौल। ये 4 तस्वीरें साफ तौर पर दिखा रही है कि भारत के स्पेस सेक्टर में एक नई क्रांति देखने को मिली है। आज इतिहास रच दिया गया है। भारत का दम स्पेस सेक्टर में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरीके से 2020 में ये कार्य योजना बनाई गई थी कि स्पेस सेक्टर में कई बड़े बदलाव किए जाए, स्टार्टअप्स को उसके अंदर शामिल किया जाए, आज वही योजनाएं उपलब्धियों को का रूप लेती हुई नजर आ रही है। और जिस तरीके से निजी क्षेत्र में ये बड़ी उपलब्धि साबित हुई है स्पेस सेक्टर में विक्रम-1 की लॉन्चिंग के जरिए, वे साफ तौर पर दिखा रही है कि कैसे एक के बाद एक हम स्पेस सेक्टर में अपने कदम बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। तो अंतरिक्ष में आत्मनिर्भर भारत की ये तस्वीर आज बेहद ही सुखद तस्वीर है, जहां विक्रम-1 का सफलतापूर्वक लॉन्चिंग हो चुका है। श्रीहरिकोटा से ये सफल प्रक्षेपण हुआ है और कई विशेषताओं से ये लैस है। और जो ये निजी कंपनी है स्काई रूट के जरिए ये हुआ है, कंपनी का पहला ऑर्बिटल मिशन इसे कहा जा रहा है। छोटे उपग्रह कक्षा में होंगे इससे स्थापित, यानी छोटे छोटे कदमों से बड़े बड़े बदलाव यहाँ स्पेस सेक्टर में लाने की कवायद यहाँ चल रही है। साथ ही आइए अब आपको ये भी बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बड़ा संदेश यहाँ पर आया है। उन्होंने बधाई दी है जिस तरीके से आज ये बड़ी उपलब्धि मिली है, जहाँ स्काई रूट एरोस्पेस की टीम की बात की है और उन्हें विक्रम-1 के सफल लॉन्च पर बधाई दी है। ये भारत की अंतरिक्ष यात्रा का एक अहम पड़ाव है, ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। हमारे प्राइवेट सेक्टर की बढ़ती भागीदारी नए रास्ते खोल रही है
और इनोवेशन को बढ़ावा दे रही है। ये उपलब्धि अनगिनत युवाओं को बड़े सपने देखने और निर्भर होकर नवाचार करने के लिए प्रेरित करेगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बड़ा संदेश, जहां भारतीय स्पेस सेक्टर में एक नई क्रांति यहां देखने को मिली और निजी तौर पर जिस तरीके से हम आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहे हैं स्पेस सेक्टर में, उसके लिए भी ये एक बड़ी उपलब्धि साबित हो रही है। यहाँ डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी मौजूद थे, क्या कुछ कहा उन्होंने इसको लेकर, आइए वो भी सुन लेते हैं। Over the last 5 or 6 years, ever since the new space reforms were brought in by Prime Minister Modi, from just a modest economy, we are today more than $9 billion space economy, hoping to be 40-45 billion in less than a decade. And I can say with all the confidence in my command that today's successful launch is a reiteration of India's grand entry as a global player in the highly competitive arena of space economy. And now for India, sky is no longer the limit. तो बेहद ही खास है ये विक्रम-1। आइए इसकी विशेषताएं क्या है, ये आप ग्राफिक्स के जरिए मेरे साथ देख रहे हैं। 3D प्रिंटेड लिक्विड इंजन है, कार्बन कॉम्पोजिट बॉडी है इसकी, साथ ही न्यूमेटिक स्टेज सेपरेशन सिस्टम है और मॉड्यूलर डिजाइन, कम वजन और ज़्यादा दक्षता इसमें देखने को मिलेगी। तो कई विशेषताओं से लैस है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से हम स्पेस सेक्टर में एक निजी भागीदारी देख रहे हैं और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे में स्पेस सेक्टर में एक बड़ा रेवोल्यूशन यहाँ आता हुआ दिख रहा है और उसकी मानगी आज यहाँ देखने को मिली विक्रम-1 के जरिए, जहाँ आगमन का एक खूबसूरत आगमन हो चुका है। हमारे साथ हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य भी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तापस, 2020 में बड़े बदलाव किए गए थे, इंडियन स्पेस सेक्टर में बड़ी योजनाएं बनाई गई थी, कैसे प्राइवेट सेक्टर को स्पेस इकोनॉमी में लाया जाए, स्पेस सेक्टर में लाया जाए, ताकि कई बड़े बदलाव यहाँ से देखने को मिले और उस जो योजना थी वो अब क्रियान्वयन में बदलती हुई नजर आ रही है, बड़ी उपलब्धियों में नजर आ रही है और आज विक्रम-1 के जरिए हमने वही देखा। आगे की भविष्य की क्या रूपरेखा हम तैयार करते हुए नजर आ रहे हैं? आपने कहा आगमन हो चुका है, तो सच में आगमन हो चुका है भारतीय स्पेस इंडस्ट्री का विश्व में। मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूँगा भावना, क्योंकि हम लोग जब से कवर कर रहे हैं तब से हमने 2-3 चीज़ें बहुत नोट की है। 2014 में भारत में सिर्फ एक स्पेस स्टार्टअप हुआ करता था, आज 2026 में करीब 400 से ज़्यादा स्पेस स्टार्टअप है। एक बात की जा रही थी कि क्या नेशनल स्टार्टअप मिशन सक्सेसफुल होगा। एग्जाम्पल स्काईरूट आपके सामने है, पहला यूनिकॉर्न यानी कि $100 बिलियन का उसका वैल्यूएशन है, पहला क्या कहते हैं यूनिकॉर्न वैल्यूएशन हुआ है स्टार्टअप में स्पेस सेक्टर में स्काईरूट। और उसके बाद आज जिस तरीके से उन्होंने इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज किया है, ये 2 पुराने फॉर्मर स्पेस साइंटिस्ट थे, इसरो के ही स्पेस साइंटिस्ट थे, 7-8 साल काम किया इसरो में। इनकी कहानी खुद दूरदर्शन ने पूरे देश को बताई थी। स्टार्टअप जब अवार्ड्स हुए थे, इन्होंने स्टार्टअप अवार्ड जीता था पहला। उसके बाद हम लोगों ने इनके बारे में जाके पूरी खोज पड़ताल की थी, स्टोरी की थी हमने जाके हैदराबाद में, मुझे आज भी याद है इनके वहाँ पे। और मेरे कैमरामैन भी उस समय मेरे साथ मौजूद थे, जो आज भी मौजूद है। तो ये एक दिलचस्प एक कड़ी है जहाँ पे उस टाइम पे हमने देखा था कि कैसे उन दोनों जो साइंटिस्ट थे उन्होंने नौकरी छोड़ के इन पे ज्वाइन किया था। जी तापस, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी, पहले ये विक्रम-S हुआ करता था, फिर विक्रम-1 हुआ, प्रारंभ से लेकर आगमन तक का सफर और आगे की रणनीति, क्या हम इस विक्रम-1 के जरिए किस तरीके के अपने स्पेस सेक्टर में उद्देश्यों को हासिल करने के तरफ आगे बढ़ रहे हैं? भावना, विक्रम-S जो था वो लो अर्थ ऑब्जर्वेटरी के लिए था, सब ऑर्बिटल, इनफैक्ट सब ऑर्बिटल था, यानी जो अभी है वो है लो अर्थ ऑर्बिट के लिए। तो विक्रम-S जो था वो एक शुरुआत की गई थी देखने के लिए कि क्या ये सिस्टम तैयार किया जा सकता है कि नहीं। विक्रम-1 जो है उसने
लो अर्थ ऑब्जर्वेटरी में पहला ऐसा प्रक्षेपण किया और उसके साथ साथ जो 6 सैटेलाइट उसको लगा। पहले क्या होता है कि जब इस तरीके के पहली बार शुरुआत की जाती तो सैटेलाइट नहीं दिया जाता, सैटेलाइट नहीं लगाया जाता, इसको बस ऐसे लगाया जाता है, डमी सैटेलाइट्स लगाए जाते। लेकिन उन्होंने ये पहली बार है जहां पे एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट्स का इस्तेमाल किया गया इस तरीके के प्रक्षेपण में। दूसरी चीज है, इसके बाद हम अगले साल देख पाएंगे विक्रम 2 की। तो ये एक 3 रॉकेट्स की प्रणाली है। इसके बाद इसको कमर्शियल यूसेज पे डाला जाए, कमर्शियली इसको इस्तेमाल किया जाएगा। और इसरो के साथ इनका बहुत क्लोज वो है इन स्पेस, जो कि इसका एक तरह से इसरो और प्राइवेट सेक्टर के बीच की एक कड़ी है, उसको लेके आया गया। जिस उपलब्धि को आज हमने हासिल किया है, भारत दुनिया का कौन सा ऐसा देश बन गया है जिसमें हम आगे अग्रसर होते हुए बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? अमेरिका और चीन ने भी इस तरीके के निजी क्षेत्र स्पेस सेक्टर में ऐड किए, तो भारत किस नंबर पर है इस समय? देखिए, अभी बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पे प्राइवेट सेक्टर को खोला जा रहा है। मैं इसका रीजन बताता हूं कि विश्व में ये जो पूरा सेक्टर है स्पेस इकोनॉमी, जो आपने पहले बात की, ये करीब $700 बिलियन की इकोनॉमी है, ठीक है। और भारत का इसमें अभी इस वक्त 8 से 9 बिलियन डॉलर, यानी 2 से 3% का ही हिस्सा है। तो भारत का जब बात की गई थी कि जो 2047 में जब विकसित भारत की कल्पना की गई थी, तो उसमें स्पेस इकोनॉमी पे खासा जोर दिया गया था कि अगर स्पेस इकोनॉमी पे अगर लेके जाएंगे, अगर अगले 5 साल में ये $45 बिलियन का लक्ष्य हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। आपने कहा बिल्कुल स्पेस इकोनॉमी को यहाँ विस्तार होता हुआ नजर आ रहा है, और हमने डॉक्टर जितेंद्र सिंह को भी सुना कि किसे भविष्य की रणनीतियां यहाँ बनती हुई नजर आ रही है। तापस, तमाम जानकारियों के साथ यहाँ बहुत बहुत आपका धन्यवाद। रुकेंगे यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो उत्तर प्रदेश सरकार के बड़े एक्शन की यहाँ बात करेंगे। पर्यटन केवल घूमने फिरने तक सीमित नहीं, बल्कि संस्कृति, रोजगार और आर्थिक विकास का मजबूत आधार है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मंशा अनुरूप और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का पर्यटन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान बना रहा है। वसुधैव कुटुम्बकम की भावना के साथ मध्य प्रदेश देश विदेश से आने वाले हर पर्यटक का आत्मीय स्वागत कर रहा है। मध्य प्रदेश आके हमें प्रकृति, संस्कृति और आध्यात्मिकता का अनुभव हुआ। यहाँ की साफ सफाई, व्यवस्थाएं और लोगों का अपनापन हमारी यात्रा को यादगार बना गया। मध्य प्रदेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रामीण पर्यटन, वेलनेस और इको टूरिज्म जैसे नए क्षेत्रों पर विशेष फोकस के साथ मध्य प्रदेश सतत विकास और बेहतर पर्यटन अनुभव की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से और अन्य पर्यटकों की दृष्टि से अगर कोई पर्यटक आए किसी राज्य में, हाँ हमें गर्व है, मध्य प्रदेश वो स्थान है जहाँ सर्वाधिक रूप से टूरिज्म का सेक्टर सबसे अच्छी गति से बढ़ा। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहां विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। कमाल है साहब, आपका परिवार आपके भरोसे बैठा है और आप किस्मत के भरोसे बैठे। थोड़ा सोचिए, कल अगर आप दुर्भाग्यवश नहीं रहे तो उनका साथ किस्मत नहीं, पॉलिसी बाजार से लिया हुआ टर्म इंश्योरेंस देगा। परिवार के लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना आप। परिवार सबसे पहले। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस सिर्फ 410 रुपए हर महीने से शुरू होता है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर अब उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में अवैध कब्जों के खिलाफ बुलडोजर अभियान लगातार जारी है और अब संभल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रस्तावित दौरे से पहले प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। सरकारी बंजर भूमि पर बने कथित अवैध इमामबाड़ा, मजार और ईदगाह समेत कई ढांचों को बुलडोजर से हटाया गया है। अधिकारियों का यह कहना है कि यह कार्रवाई सरकारी भूमि और सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए की गई है। प्रशासन ने पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है, जबकि इस कार्रवाई को लेकर राजनीतिक हलकों में अब चर्चाएं तेज हो गई हैं। आखिरकार उत्तर प्रदेश में क्यों फिर से गर्जा बुलडोजर? आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि सरकारी जमीन पे कौन सा ये अवैध अतिक्रमण चल रहा था, जिसको लेकर सरकार सख्त नजर आ रही है। तस्वीरों के जरिए आप देखिए, ये बुलडोजर एक्शन संभल में हुआ है और संभल के 2 इलाकों में ये हुआ है, जहां इमामबाड़ा, ईदगाह
पर ये बुलडोजर एक्शन चला है। कहा जा रहा है कि सरकारी जमीन पर ये ईदगाह और इमामबाड़ा बना हुआ था, जिसको लेकर सरकार सख्त नजर आ रही है। और संभल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रस्तावित दौरे से पहले ये बड़ा बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है, जहां मड़न में कब्रिस्तान जमींदोज की गई है। करीब 4.5 बीघा जमीन अतिक्रमण मुक्त कर दी गई है। और साथ ही आपको बता दें कि तहसीलदार की कंप्लेंट के बाद और न्यायिक आदेश के बाद ये ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया की गई है और भारी पुलिस बल वहां तैनात थी। और साथ ही आपको बता दें कि भारी पुलिस के मौजूदगी में यह एक्शन लिया गया। और हमारे संवाददाता विकास जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, ये कहाँ ये इमामबाड़ा था और ईदगाह थी, जो सरकारी जमीन जिसको कहा जा रहा है, और अब वो जमींदोज हो चुकी है? देखिए, संभल में ये कार्रवाई की गई है और लगातार कार्रवाई जारी है। ये 4.5 बीघे की जमीन थी जिस पर अवैध निर्माण कराया गया था। यहाँ पर ईदगाह बनाई गई थी और बाउंड्री कराकर उस पूरे क्षेत्र पर कब्जा किया गया था। और इस पर जब शिकायत की गई तो प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई की। और सबसे बड़ी बात ये है इसमें खासियत कि अब इसे कब्जा मुक्त करा लिया गया है, लेकिन कब्जा मुक्त कराने के बाद वहीं पर स्थानीय लोगों को दोबारा कभी कब्जा ना हो पाए, भूमिहीन किसानों को अलॉट कर दिया गया है। जो वहां पर गरीब लोग हैं उनके नाम पर उस जमीन का पट्टा दे दिया गया है। ये सबसे बड़ी चीज है इस कार्रवाई में देखी जा रही है। और लगभग 1000 बीघे जमीन कब्जा मुक्त कराई गई है उस संभल जिले में, जहां पर प्रशासन को वहां के रहने वाले गुंडे माफिया कुछ समझते नहीं थे। ये बड़ी बात है और ये लगातार कार्रवाई जारी है संभल में। और इसमें भी पूरी न्यायिक प्रक्रिया की गई है। और संभल पुलिस हो, संभल प्रशासन हो, सारे राजस्व कर्मियों से कह दिया गया है कि कहीं पर भी एक भी कब्जा आपको नजर आता है तो आप उसे पता लगाइए। कोई शिकायत आती है तो उस पर कार्रवाई की जाए और उसी के तहत यहाँ पर कार्रवाई की गई है। विकास, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश से एक और अहम जानकारी है जो दर्शकों तक पहुंचानी है। एक एनकाउंटर हुआ है और आपको बता दें, तस्वीरें आप देख रहे हैं उस एनकाउंटर की जहां इसको अंजाम दिया गया। और साथ ही आपको बता दें कि इसमें जो ये मुठभेड़ हुई है उसमें 2 जवान भी घायल हुए हैं। और 3 जुलाई को एक डॉक्टर पर हमला हुआ था, जिसके बाद 3 आरोपियों की तलाश कर रही थी पुलिस। एक आरोपी को तो तभी धर दबोचा गया था, लेकिन 2 आरोपी जो थे वो फरार थे, जिसका इनकाउंटर हुआ है। और आपको बता दें कि इन आरोपियों पर 12 से ज्यादा केस दर्ज है और जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाश ढेर हुए और दोनों तरफ से फायरिंग हुई और जिसके बाद दोनों आरोपियों का इनकाउंटर हो चुका है। दोनों आरोपी इस समय ढेर हो चुके हैं। पुलिस क्या प्रतिक्रिया दी, पुलिस ने क्या जानकारी दी, आइए आपको सुनवाते हैं। 3 तारीख को इटावा में एक चेन स्नैचिंग की घटना हुई थी। उसमें से एक अपराधी को इटावा पुलिस ने पकड़ी। उसके बाद दूसरे को ट्रैक डाउन कर रही थी। ट्रैक डाउन करने में इनको तकनीकी सहयोग से पता लगा कि ये लोग ट्रेन से झारखंड की तरफ जा रहे हैं। पीछा करने के बाद जो है पहला अपराधी को इटावा पुलिस की टीम ने जो है पुलिस एंगेजमेंट हुई और जो है एक अपराधी को पुलिस एंगेजमेंट में मारा। फिरोजाबाद की टीम और इटावा पुलिस की टीम ने घेराबंदी करते हुए दूसरे अपराधी को भी पुलिस एंगेजमेंट में न्यूट्रलाइज किया है। और विकास हमारे साथ लगातार जुड़े। विकास, अगर इस खबर पर आए, इस एनकाउंटर की खबर पर आए, आखिरकार ऐसा क्या हुआ और किन आरोपों में ये लिप्त थे और कहां की ओर भागने की इनकी रणनीति थी, जिसके बाद पुलिस को ये बड़ा एक्शन लेना पड़ा? देखिए, 3 तारीख को इटावा में एक डॉक्टर के साथ घटना होती है। उस लूट की घटना के बाद जो बताया पुलिस ने कि एक आरोपी फरार चल रहा था। एसओजी टीम और उनकी सर्विलांस टीम को पता चला कि यह कल ट्रेन के द्वारा इटावा छोड़कर झारखंड की ओर भागने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी टीम सिकोहाबाद रेलवे स्टेशन पर पहुंची और वहां पर जब उनको पकड़ने की कार्रवाई की तो उन लोगों ने कुछ पुलिस कर्मियों को पहचान लिया और जिसके बाद वह लोग मोटरसाइकिल लेकर वहां से भागने का प्रयास किया। वहीं पे वो फायरिंग करते हैं पुलिस के ऊपर। एक पुलिस जवान के पेट में गोली लग जाती है। वहीं पुलिस वालों की बहादुरी देखिए, उन लोगों ने उस ऑपरेशन को जारी रखा और वहां पर जो पुलिस की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई। एक बदमाश वहां ढेर हुआ और वहीं निकट वहां से
कुछ किलोमीटर दूर जाकर एक खेत के बिल्कुल विकास, पास तो वो पहुंच प्रशासनिक गया। तौर पर भी बहुत- देखें और पुलिस की तरफ से भी देखें तो उत्तर प्रदेश में ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है और मकसद यही साफ है कि कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से, व्यवस्थित रूप से उत्तर प्रदेश में यही संदेश जाए, देश को भी और उत्तर प्रदेश को भी। यहाँ तमाम जानकारियों के साथ विकास, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली खबर लद्दाख से जुड़ी हुई है। भारत ने स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। लद्दाख के पुगा घाटी में देश के पहले और सबसे गहरे 2 भू-तापीय यानी जियोथर्मल कुओं का लोकार्पण किया गया है। 14,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर 1,000 मीटर गहराई तक विकसित ये कुएं भारत के पहले डेमोन्स्ट्रेशन स्केल जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट की नींव रखेंगे। ओएनजीसी एनर्जी सेंटर द्वारा विकसित इस परियोजना को भारत सरकार के कार्बन न्यूट्रल लद्दाख विजन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। जियोथर्मल ऊर्जा के जरिए भविष्य में स्वच्छ, टिकाऊ और 24 घंटे उपलब्ध रहने वाली बिजली उत्पादन की नई संभावनाएं खुलने वाली है। तो एक और बड़ा कदम यहाँ स्वच्छ ऊर्जा के जरिए भारत सरकार द्वारा लिया गया और ओएनजीसी ने लद्दाख की पुगा घाटी में ये 2 कुओं का जो 14,000 फीट पर बने थे उसमें हजार मीटर की खुदाई की है, जिससे एक जियोथर्मल पावर प्लांट का कहीं ना कहीं एक नींव जो है यहाँ रखती हुई नजर आ रही है। कैसे ये ऊर्जा क्रांति ला रहे हैं आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में ये एक बड़ी उपलब्धि यहाँ मिलती हुई नजर आ रही है, जहां उपराज्यपाल ने इसका लोकार्पण किया है। लद्दाख की पुगा घाटी में पहले 2 जियोथर्मल कुएं शुरू हो चुके हैं। 14,000 फीट ऊंचाई पर 1,000 मीटर गहरे ये कुएं तैयार किए गए हैं और इसका मकसद यही है कि लद्दाख बनने वाला है नवीकरणीय और स्वच्छ ऊर्जा का केंद्र। इस जियोथर्मल एनर्जी के जरिए ओएनजीसी ने 1 मेगावाट की पायलट परियोजना विकसित की है, जिसमें ये कुएं की खुदाई बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी। कुओं में 135 डिग्री तक जो भू-तापीय तापमान है वो दर्ज किया गया। जब 400 मीटर की खुदाई की तो 135 डिग्री सेल्सियस यहाँ तापमान दर्ज किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है क्लीन एनर्जी का, स्वच्छ ऊर्जा का, उससे जुड़ा ये सपना कहीं ना कहीं साकार होता हुआ नजर आ रहा है, जहां उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने भी इसको एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया लद्दाख में ऊर्जा क्रांति से जुड़ी हुई। तो देश को इससे बड़ा फायदा होने वाला है। देश को क्या क्या इससे फायदा होने वाला है, वो ये फायदा होने वाला है कि पारंपरिक ईंधनों पर निर्भरता इससे कम हो जाएगी जब जियोथर्मल एनर्जी हमको मिलेगी। कार्बन उत्सर्जन घटाने में एक अहम मदद मिलेगी। हमको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है, भारत सरकार का ये विजन है कि कैसे हम कार्बन न्यूट्रल भारत को तैयार करें और स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को इससे बढ़ावा मिलने वाला है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होने वाली है और लद्दाख नवीकरणीय ऊर्जा का केंद्र यहाँ से बनता हुआ नजर आएगा। नेट जीरो के लक्ष्य की जब हम बात करते हैं तो इस जियोथर्मल जो खुदाई हुई है, कुओं की खुदाई हुई है, उससे एक बड़ी दिशा यहाँ मिलती हुई नजर आएगी। जब हम पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं तो इसको भी यहाँ पर बड़ा बढ़ावा मिलता हुआ नजर आएगा और कार्बन न्यूट्रल क्षेत्र बनाने में इन कुओं से बड़ी सहायता मिलने वाली है। तो एक स्वच्छ ऊर्जा का जो नया दौर है वो यहाँ से जो शुरू हुआ है उसमें उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इसका लोकार्पण किया है। यहाँ उन्होंने कई बड़ी बातों का जिक्र किया है। ओएनजीसी और उनकी पूरी टीम ने लद्दाख में ही नहीं पूरे देश के लिए एक इतिहास रचा है और आज यहाँ पर 2 जियोथर्मल वेल्स को देश को समर्पित किया गया है। ये हम सब के लिए बड़े गौरव की बात है। लद्दाख के हर नागरिक के लिए गौरव की बात है, देश के हर नागरिक के लिए गौरव की बात है। ये जो पोटेंशियल अब इस्टेब्लिश हो गया है, अब हम पायलट फेज़ करेंगे और उसके बाद इसका कमर्शलाइजेशन फेज़ में जाएंगे। लेकिन इससे जो बेनिफिट है, जियोथर्मल बेनिफिट के बारे में आज सब ने बात की यहाँ पे कि कैसे ये बेस लोड पावर है, 100% रिन्यूएबल है, 24 घंटे मिलता है और इसकी रिलायबिलिटी कोल बेस्ड पावर जैसी है, लेकिन ये एकदम रिन्यूएबल क्लीन पावर है। सोलर पावर के जैसे ये ऐसा डिपेंडेंट नहीं है कि सिर्फ दिन में पावर जनरेट होगा या हवा चलने पर निर्भर नहीं है। ये एक 24 आवर्स क्लीन पावर है। जियोथर्मल का काफ़ी स्कोप है और आने वाले समय में ओएनजीसी ने अब जो शुरुआत ही करी है अभी और करीब 50 मेगावाट का पोटेंशियल अभी दिख रहा है हमें यहाँ। अगले 2-3 वर्षों में हम और प्रयास करेंगे कि इस एरिया को हम कुछ पावर दे सकें, लोकल लोगों को, हमारे फोर्सेस को,
एक रिमोट एरिया है यहाँ पर, हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी तो ले आई है, बट ये एक चीप सोर्स है, एक सस्ता और ग्रीन है सोर्स, तो और भी ज़्यादा स्कोप है। हमारे संवाददाता अनीस जरगर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनीस, पहले कहीं ना कहीं ये प्रोजेक्ट को एक पॉज लग गया था, लेकिन फिर गति मिली और अब जो 2 कुएं हैं वो कैसे जो हमारा जियोथर्मल ऊर्जा की बात कर रहे हैं उसमें मददगार साबित होंगे और कैसे 24 घंटे मिलने वाली है बिजली? जी भावना, देखिए ये जो प्रोजेक्ट है ये बहुत ही एक डिफिकल्ट टेरेन में बनाया गया है और जाहिर सी बात है ये जो जियोथर्मल प्रोजेक्ट है ये वहीं पे बनाए जा सकते हैं जहां पे इस ऊर्जा को कंजर्व किया जा सकता है, उसको ड्रिल किया जा सकता है। तो ये जो जियोथर्मल प्रोजेक्ट है ये पूर्वा वैली में जो लद्दाख के ईस्टर्न हिस्सा है वहाँ पे चांगथांग एरिया है वहाँ पे बनाया गया है। तो इससे जो है एक तो राउंड द क्लॉक एक तो इलेक्ट्रिसिटी मिलने वाली है, उसके अलावा जो लद्दाख एक कोल्ड डेजर्ट है जहाँ पे विंटर्स में भी और समर्स में भी काफ़ी दिक्कतें रहती है एनर्जी के रिलेटेड, और विंटर्स में जब टेम्परेचर माइनस में चला जाता है तो काफ़ी ठंड की भी प्रॉब्लम रहती है। तो उसमें भी ये जो एनर्जी है वो हीटिंग डायरेक्ट इंडस्ट्रीज में भी और घरों में भी पहुंचा सकता है। तो एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है भारत का जो लद्दाख में पहले स्टार्ट किया गया है, और उससे हिसाब से अगर लद्दाख जैसे डिफिकल्ट टेरेन, डिफिकल्ट एरिया, हैबिटेबल एरिया में अगर ये बनाया जा सकता है तो उसको फिर बाकी जो हमारे जियोथर्मल एरियाज हैं वहाँ पे भी इसको डेवलप किया जा सकता है, और इससे जो है काफ़ी एनर्जी कंजर्व करने में बहुत सारी मदद मिलेगी, और एक तो क्लीन एनर्जी मिशन है। अनीस, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जियोथर्मल एनर्जी के क्षेत्र में एक बड़ा यहाँ उपलब्धि मिलती हुई लद्दाख को नजर आ रही है। इसी के साथ न्यूज़ पंच में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए आप डीडी न्यूज़ के साथ, क्योंकि डीडी न्यूज़ ही है भरोसा सच का। नमस्कार।